हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है आज 7 अगस्त और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर क्विज़ का। काफ़ी दिनों से हम ये क्विज़ जो है कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका है हमारा। क्विज़ के अंदर में हम क्या करते हैं दोस्तों, अपन 5 क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, डेली की डेली। और ये 5 क्वेश्चन नहीं होते हैं, दीज आर द 5 टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करते हैं। और इन टॉपिक्स का हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कंप्लीट डिटेल को एक्सप्लेनेशन हम इसको देख रहे हैं आपका। 5 क्वेश्चन 5 टॉपिक डिटेल में कर रहे हैं आपका दोस्तों। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे होता है, ठीक है, 5 इन द मॉर्निंग ये आपका हम करते हैं, ठीक है। सो यूपीएससी में करंट अफेयर का क्या रोल होता है, मेरे हिसाब से ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर एवरी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड ईच एंड एवरी एस्पायरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए करंट अफेयर करना दोस्तों। सो आप जानते भी हैं इस बात को, आप इस बात को मानते भी हैं, ठीक है। सो चलिए, मुझे पता है आप लोग इस बात को जानते हैं, आप इस बात को मानते हैं। सो मैं भी ये बात की उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्या नहीं। सो गाइज, एक सिंपल सी छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो गाइज, इस पे ध्यान दो, इसको अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको देखना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर, तो हर एग्जाम के अंदर में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और यूपीएससी का एग्जाम तो जो है ये टोटली आपका डिपेंडेंट होता है दोस्तों, यहाँ पर निर्भर होता है किसके ऊपर, आपका करंट अफेयर पर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप, और गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिए, ठीक है। सो यूपीएससी सीएससी 2020 के एग्जाम और 21 के एग्जाम के लिए हम ये करंट अफेयर का काम पढ़ रहे हैं। सुमित 10 यहाँ पे आप देख रहे हो, यू मस्ट बी वंडरिंग सर सुमित 10 क्या है, आप रोज रोज बताते हो दोस्तों। सुमित 10 ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे 10% ऑफ लेने के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप इसको यूज़ कीजिए। अनअकैडमी पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। 2 ईयर का जो अनअकैडमी आपका सब्सक्रिप्शन है, वैसे जो है इट विल कॉस्ट यू 64,000, बट अगर आप इसको यहाँ से परचेज करते हैं, मेरा कोड यूज़ करते हैं, तो यू विल गेट दिस एंटायर कोर्स एट 57,000। 1 ईयर का जो कोर्स है, वैसे इसका प्राइस है दोस्तों कितना, 1 ईयर के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 39,000। सो याद करना ना दोस्तों, पहला आपको डिस्काउंट मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, गाइडेंस। सो बोथ द थिंग्स अवेलेबल फॉर यू, आपको दोनों चीज़ें यहाँ से अवेलेबल रहेंगी, आप दोनों चीज़ें जो है यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, गाइडेंस भी और आपका डिस्काउंट भी। तो याद रखना दोस्तों, कोड आप क्या यूज़ करेंगे, यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित 10, ओके। नाउ अगर आप सुमित 10 कोड यूज़ करके आप आते हो प्लस पे, तो आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे ऑलरेडी कोर्सेज हैं, लाइक वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स वहाँ पर मिलेगा आपको, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स मिलेगा, इकोलॉजी का कोर्स मिलेगा, एंड देयर आर मेनी मोर कोर्सेज टू कम। सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर मिलेंगे, बस आपको आना है और ज्वाइन करना है बाय यूजिंग द कोड। कोड याद रखेंगे दोस्तों, क्या है मेरा, सुमित 10। सुमित 10 कोड ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। आज का पहला सवाल जो है दोस्तों, हम अटल इनोवेशन मिशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। आप नाम से ही समझ रहे होंगे इनोवेशन का मतलब क्या है। तो भारत के अंदर में इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ाने के लिए नीति आयोग के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है अटल इनोवेशन मिशन। और इसके अंदर में बेसिकली हम इनोवेशन को, इनोवेट जो करता है उसको हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इनोवेशन को हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, आगे यहाँ पे है ना, वो कोशिश कर रहे हैं हम। स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करें। स्टार्टअप्स क्या होते हैं दोस्तों, स्टार्टअप्स बेसिकली इनोवेशन के ऊपर ही तो बेस्ड होते हैं। कोई भी नया आइडिया आया मेरे ऊपर, तो मैं उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो वो सारा काम है। तो अभी जो हमारा सवाल होगा ना दोस्तों, बेसिकली आई क्रेस्ट से है। अभी मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं इस पूरे मुद्दे के बारे में। हमारे पास नीति आयोग से आपका अगर मैं बात करूं, नीति आयोग का आपका जो अटल इनोवेशन मिशन है, एम जिसको हम बोलते हैं, साथ ही साथ में बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, ठीक है, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, साथ ही साथ में वाधवानी इंस्टीट्यूट, इन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है आई क्रेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर में क्या करेंगे, आपका ये बिजनेस जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन उनको सपोर्ट करेंगे। अभी एक वर्ड आता है सर, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, आप बार बार देखोगे, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, अभी आप समझोगे भी इंक्यूबेशन क्या होता है। दोस्तों, मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी काम करना चाह रहा हूँ, मैं मेरे पास नया आइडिया है ना, आइडिया बहुत अच्छा है ना, मैं उसके ऊपर कुछ करना चाह रहा हूँ। तो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क या जो भी उसके लिए गाइडलाइन या जो भी ज़रूरत की चीज़ें जो हमें प्रोवाइड करेगा ना, उसको हम बोलेंगे इंक्यूबेशन, ठीक है। इंक्यूबेशन इज अ प्रोसेस बाय विच आप किसी को वो डिजायर्ड रिक्विजिट काइंड ऑफ जो आपकी जो सपोर्ट है वो आप उसको प्रोवाइड करते हो ना, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। सो इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किए जाते हैं अंडर द अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के तहत किसके द्वारा, बाय द नीति आयोग, ठीक है। सो इंक्यूबेशन मिशन है। तो आई क्रेस्ट मिशन जो है ये क्या है, इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम आई क्रेस्ट इनिशिएटिव।
एम आईक्रस्ट इनिशिएटिव पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला क्या है दोस्तों, अंडर द इनिशिएटिव द एम इंक्यूबेटर आर सेट टू अपस्केल्ड एंड प्रोवाइड द रिक्विजिट सपोर्ट टू फोस्टर द इंक्यूबेशन एंटरप्राइजेज इकोनॉमी। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य यही है कि जो एम इंक्यूबेटर्स है ना उनको अपस्केल किया जाए, ऐसे स्टार्टअप जिनमें पोटेंशियल है उनको आगे लेके आया जाए, उनको इंक्यूबेशन एंटरप्राइजेज इकोनॉमी यहाँ बनाई जाए, ताकि हम इंक्यूबेशन एंटरप्राइजेज इकोनॉमी क्या है कि हम एंटरप्राइजेस को जितने भी इंडस्ट्रीज इनको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सपोर्ट कर रहे हैं। इट वॉज लॉन्च बाय द नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन एम इन द पार्टनरशिप विद द बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन। कह रहा है दोस्तों ये नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन को, और किसकी पार्टनरशिप के साथ, विद द पार्टनरशिप विद द बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन। बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन में पार्टनरशिप के साथ में इसको क्या किया है दोस्तों, साझेदारी के साथ में इसको लॉन्च किया है। यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट। इनमें से ऊपर दी स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, मुझे यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, चलिए आई होप आपने सोच लिया होगा। सो दोस्तों मैं बता देता हूँ सही जवाब क्या है इसका, दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ये स्टेटमेंट जो है मैंने आपको जैसा बताया, आप बात कर रहे थे, अभी मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा आपको। देखो दोस्तों एक ये है मेरे पास। सो एम जो है लॉन्च किया गया बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के द्वारा, साथ साथ में नीति आयोग का एम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, सो ये सीईओ है नीति आयोग के अमिताभ कांत। सो पर्पस क्या है दोस्तों, पर्पस है कि भाई ऐसे स्टार्टअप जिसके अंदर में आपको पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है भाई बहुत तगड़ा पोटेंशियल है, बहुत यूनिक टाइप का स्टार्टअप है, ऐसे स्टार्टअप को हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, हम उसको पूरा का पूरा इंक्यूबेशन एनवायरनमेंट देंगे। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, द सेट द रिक्विजिट द रिक्वायर्ड काइंड ऑफ द रिक्वायर्ड काइंड ऑफ द सेट ऑफ पॉलिसीज जो उसके लिए ज़रूरत होती है उस प्रोग्राम को फ्लरिश करने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं आपका दोस्तों, इंक्यूबेशन। ठीक है, उसी को हम इंक्यूबेशन बोलते हैं। स्टार्टअप के लिए ये सारा का सारा हम काम जो कर रहे हैं, इंक्यूबेशन मतलब समझ में आया ना, इंक्यूबेशन का मतलब है जो उस चीज़ को स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए आवश्यकता वो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे पॉलिसी सपोर्ट दे रहे हो आप, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हो, सब दे रहे हो। अब इसमें देखो क्या है, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन है, टेक्नोलॉजी में मामले में समझते हो माइक्रोसॉफ्ट इन्हीं का है, तो कितना ये सपोर्ट कर सकते हैं किसी को टेक्नोलॉजी के मामले में। वाधवानी फाउंडेशन है वो भी सपोर्ट करेगा, एम जो है नीति आयोग थिंक टैंक है वो भी सपोर्ट करेगा। तो अल्टीमेटली इससे क्या होंगे दोस्तों, कंट्री के अंदर जो स्टार्टअप कल्चर है वो ग्रो करेगा। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, तो पूरा पर्पज है कंट्री के अंदर स्टार्टअप कल्चर को ग्रो कराना और भारत की इकोनॉमी को एक इंक्यूबेटिंग सपोर्टिंग इकोनॉमी बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं हम इंडिया के अंदर से उनको क्या करें आप दोस्तों, उनको सपोर्ट करें, प्रमोट करें और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था उसी पर बेस्ड हो। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन हैज रिसेंटली लॉन्च द एम आईक्रेस्ट, इन्होंने लॉन्च किया है, एक इंक्यूबेटर कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम है फॉर द रोबस्ट इकोसिस्टम फोकस्ड ऑन द क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस स्टार्टअप। हमें हाई परफॉर्मेंस स्टार्टअप बनाने हैं किसके द्वारा, आईक्रेस्ट। तो आईक्रेस्ट का सिंपल सा पर्पज है इंक्यूबेटिंग जो एनवायरनमेंट है उसको आप सपोर्ट करो, और आईक्रेस्ट के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, जो हाई पोटेंशियल हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स जो हैं वो आपको क्या करने हैं दोस्तों, क्रिएट करने हैं। हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स जो हैं आपको वो क्या करने हैं, क्रिएट करने हैं। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों मेरे साथ। नेक्स्ट देखो, अंडर दिस इनिशिएटिव द एम इंक्यूबेटर्स आर सेट टू बी अपस्केल्ड एंड प्रोवाइडेड रिक्विजिट सपोर्ट टू फोस्टर द इंक्यूबेशन एंड एंटरप्राइजेज इकोनॉमी। इस पहल के तहत आपका क्या होगा दोस्तों, आपका जो एम है, आपका अटल इनोवेशन मिशन है द इंक्यूबेशन एंटरप्राइजेज इकोनॉमी, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो आपका इंक्यूबेशन एंटरप्राइजेज इकोनॉमी उसको सपोर्ट किया जाएगा। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, ये अपने आप का पहला इस प्रकार का इनिशिएटिव है दोस्तों फॉर एडवांसिंग इनोवेशन एट द स्केल ऑफ द इंडिया टू एनकरेज एंड एनेबल द हॉलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ द इंक्यूबेटर इकोनॉमी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, सिंपल एक बात दिमाग में फंडा याद रख लो दोस्तों, स्टार्टअप को प्रमोट करना, इंक्यूबेटर को प्रमोट करना पड़ेगा, और इंक्यूबेशन को प्रमोट करने के लिए आईक्रेस्ट मिशन है। सिंपल बात खत्म, सब बात खत्म। 3 लोग हैं जो इसमें साथ आए हैं, नीति आयोग, एम, साथ साथ में बात करूँ वाधवानी फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, बात खत्म हो गई है। ठीक है, चलिए बाकी पूरी बात कुछ नहीं है। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हमको दोस्तों, इसको ICCPR। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के फंडामेंटल राइट के अंदर इंश्राइंड है। भारत ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, UN बेस्ड ट्रीटी है, भारत ने भी इसको साइन किया हुआ है और हमने इसको रेटिफाई भी किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे राइट्स हैं जिसके बारे में बात करती हैं जो हमारे मूलभूत संविधान के अंदर हैं, जो मूलभूत सिद्धांत के अपने संविधान के भाग हैं। चलिए क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ICCPR के बारे में आपको बताना है मुझे, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय
वाचा जो है कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है, इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प द्वारा अपनाया गया एक बहुपक्षीय संधि है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इंडिया हैज साइंड द ट्रीटी बट नॉट येट रेटिफाइड इट। भारत ने संधि को साइन तो किया बट कह रहा है हस्ताक्षर तो किए बट इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। सर्टेन राइट्स इंश्राइंड इन द ICCPR आर स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि इसके अंदर कुछ राइट ऐसे दिए गए हैं जो विशेष रूप से हमारे संविधान के अंदर में निहित हैं, लिखे हुए हैं। आपको मुझे इसका सही जवाब देना है दोस्तों। आई होप आपने सही जवाब देख भी लिया होगा अभी तक। मैंने बता दिया कि मल्टीलेटरल ट्रीटी तो जो है यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की है, तो ये बात तो ओके की रिपोर्ट है। ये बात भी ओके की रिपोर्ट है कि बहुत सारे इसमें प्रिंसिपल के बारे में चर्चा की गई है जो भारत के संविधान के अंदर में भी है, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि भारत ने इसको साइन भी किया और इसको पुष्टि भी किया, लेकिन ये गलत कह रहा है बात, तो ये गलत हो गया। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों ये सही है, ठीक है। अब सही गलत मैटर नहीं करता, मैटर रखता है आपका एक टॉपिक, ठीक है। आपका मैटर क्या करता है दोस्तों, ये टॉपिक। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। द यूएन ह्यूमन राइट कमिटी मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के कार्यान्वयन की निगरानी करती है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल, बेसिकली जो आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी है, आपका यूएन ह्यूमन राइट कमेटी है, ये इंप्लीमेंट करती है दोस्तों किसका, कि इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, क्या इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट, ठीक है। इसके बारे में पूरा वो रखती है। दे हैव इशूड अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल गाइडेंस ऑल्सो नोन एज द जनरल कमेंट्स। इनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल गाइडेंस है उनको हम जनरल कमेंट के नाम से जानते हैं। एंड आर्टिकल 21 के ऊपर है ऑफ द ICCPR अबाउट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीसफुल असेंबली। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने बताया जो हमारे संविधान के अंदर में भी है और यहाँ पर भी बात की गई है। ये ह्यूमन राइट से संबंधित है, मानवाधिकार से संबंधित है, और ऐसे बहुत सारे मानवाधिकार हमारे संविधान के अंदर में दिए गए हैं। ICCPR जो है इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, ठीक है। एक ये बहुपक्षीय, मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय संधि है जिसको बहुत सारे देश जो है उन्होंने मिलकर इसको अडॉप्ट किया हुआ है यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के द्वारा। There is a certain right enshrined in the ICCPR which are specifically enumerated in the Constitution of India, like the right to life and personal liberty, right to equality, freedom of conscience and freedom of profession, practice, propagation, religion, etc. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूड होती है। इंडिया has not only signed the treaty but also ratified। भारत ने इस ट्रीटी को न केवल साइन किया बल्कि इस पर हस्ताक्षर भी आपके कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ICCPR के बारे में। अब अगला टॉपिक देखो दोस्तों, वर्मिन की बात करते हैं। वर्मिन क्या होता है, देखो यहाँ चूहा दिखाया, चूहा क्या वर्मिन होता है? हाँ, वर्मिन का मतलब ये होता है, ये ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, जैसे फसल होती है, आपने क्रॉप्स उगाई हुई है और अगर उसको कोई नुकसान देता है, उसको कोई नुकसान कर रहा है, ह्यूमन की किसी भी संबंधित चीज़ को अगर कोई भी जीव जो है अगर वो उसको प्रभावित कर रहा है दोस्तों, तो उसको हम वर्मिन डिक्लेयर कर देते हैं। मैं सपोज करता हूँ जैसे हरियाणा, इस रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपका बेसिकली जब हम गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ का टाइम होता है, गेहूँ उगाया हमने, धान उगाया, तो उसमें नीलगाय आ जाती है, तो नीलगाय को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब वर्मिन डिक्लेयर करने से क्या होता है, वर्मिन डिक्लेयर करने का मतलब है कि ये ह्यूमन और ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटी के प्रति हॉस्टाइल है, वो उनको नुकसान पहुंचा रही है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम एक्सटर्मिनेट कर सकते हैं, इनको हम हटा सकते हैं, मार सकते हैं। तो ये एक लाइसेंस दिया जाता है, लाइसेंस टू किल, कि ये जीव जो हैं, भले ये जीव है और ये मानव या मानव संबंधी किसी भी चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है यूनियन गवर्नमेंट से कि यार ये जो है एक लिस्ट बना के देगा, इस लिस्ट में इन जीवों के नाम होंगे, तो ये जो अलग अलग वाइल्ड लाइफ होगी इनके नाम होंगे, बोला जाएगा यार ये जो है ना ये हमें नुकसान डाल रहे हैं, तो इसको आप एक वर्मिन डिक्लेयर कर दो। उसी समय आपका केंद्र सरकार क्या करेगी, आपका जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 1972, उसके शेड्यूल नंबर 5 के अंदर डाल देगी उनको वर्मिन भी डिक्लेयर कर देगी और शेड्यूल 5 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। शेड्यूल 5 में ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, अगर शेड्यूल 5 के अंदर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है, शेड्यूल होते हैं अलग अलग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, तो अगर 5 में आपने डाल दिया, दैट मीन्स अगर ये आपको नुकसान पहुंचा रही है तो आप इनको मार सकते हो, सिंपल सी बात है। तो वर्मिन डिक्लेयर किया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यार ये काम करना क्रूअल है, इनह्यूमन है।
भले ही ये आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको मारना जो है थोड़ा सा वो क्या है दोस्तों, इनह्यूमन है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इनका मर्डर नहीं कर सकते। सो उसी के ऊपर पूरी चर्चा है। थोड़ा सा बात करते हैं बायोलॉजिकल, आपका बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे और भी अपनी जो बात है वो करते हैं। चलिए सवाल देखते हैं दोस्तों। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्मिन। वर्मिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्मिन इंक्लूड्स द वाइल्ड एनिमल्स दैट आर बिलीव्ड टू बी हार्मफुल टू द क्रॉप्स, फार्म्स एनिमल्स और विच कैरी द डिजीज। ठीक है, पहला, स्टेट कैन सेंड अ लिस्ट टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स टू द सेंटर रिक्वेस्टिंग इट टू डिक्लेयर देम वर्मिन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। राज्य वन्य जीवों की एक सूची केंद्र को भेजकर अनुरोध कर सकता है कि वो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उन्हें क्या कर दे, वर्मिन घोषित कर दे। ऐसा होता है दोस्तों, ये किया जाता है। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो क्या है दोस्तों, एकदम ओके की रिपोर्ट है। मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट सही भी है। एज आई टोल्ड यू, अब ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यार भले ही आप वाइल्ड एनिमल जो इनको वर्मिन डिक्लेयर कर दो, आपके पास में राइट आ जाता है, राइट टू किल, बट स्टिल आप इनको मर्डर नहीं कर सकते। दैट इज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस। वो इनह्यूमन प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो ये? These are the wild animals that are believed to be harmful to the crops, farms, animal or any kind of the disease which carry the any kind of the disease। ये वो जंगली जानवर होते हैं दोस्तों जिनको हम वर्मिन डिक्लेयर करते हैं, जो आपकी फसलों को, खेतों को, आपके पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे किसी भी प्रकार की बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, मैंने बताया था आपका अंडर सेक्शन 62 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के तहत में हम इन वाइल्ड एनिमल को अगर हमें सेलेक्टिव स्लॉटर करना है, हम शेड्यूल 5 के अंदर में डाल देंगे और हम फिर इनको वर्मिन डिक्लेयर करके सिलेक्टिव स्लॉटर इनका कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इन जीवों को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन जीवों को हम हटा के आपका अलग शेड्यूल में डाल सकते हैं। नोटिफिकेशन, डिक्लेयर एनी वाइल्ड एनिमल्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 का नहीं छेड़ सकते आप। शेड्यूल 1 में हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, मैंने आपको बताया था। एंड पार्ट 11 ऑफ द शेड्यूल H ऑफ द लॉ टू बी वर्मिन फॉर एनी एरिया फॉर द गिवन पीरियड, इनको आप नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट दिस इज एन इकोनॉमिक टर्म्स। आई होप आपकी इकोनॉमिक बहुत अच्छी है। ठीक है, मुझे क्योंकि इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है तो एक वो प्रॉब्लम है, बिकॉज इकोनॉमिक्स अच्छी होनी आपकी बहुत आवश्यक है अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं। व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट को हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। क्या होता है सर? देखो यार, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। देखो, एक सरकार की इनकम होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है, और एक गवर्नमेंट का क्या होता है दोस्तों, आपका एक्सपेंडिचर होता है। सरकार की इनकम होती है और खर्चा होता है। सरकार के पास इनकम कहाँ से आती है सर? इनकम 2 तरीकों से आती है। ठीक है, पहली इनकम जो होती है सरकार की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टैक्स इनकम, जो टैक्स से आती है, और दूसरी कहाँ से आती है दोस्तों, नॉन टैक्स से आती है। ठीक है, दूसरा खर्चा जो है, सरकार का खर्चा भी होता है ना, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होता है सर? एक तो होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान्ड। ये टर्म पहले थी बट अभी हमने इनको रिप्लेस कर दिया है। प्लान की जगह हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज नथिंग बट नॉन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, साथ साथ इनकम, ये तो इनकम है, भारत की इनकम है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के पास पैसा कहीं और से भी आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपका बोरोइंग। पता है आपको, उधार मांग के भी तो लेके आते हैं। तो बोरोइंग जो होता है उसको हम बोलते हैं आपका कैपिटल। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। और ये जो दोनों है ना, बोरोइंग प्लस इनकम, ये तो टोटल सरकार की कुल प्राप्ति बोलते हैं। सरकार को कुल पैसा प्राप्त हुआ है। इनकम भी होती है, सरकार उधार भी मांगती है। जो आपकी बोरोइंग करती है सरकार, है ना, सरकार क्या करती है भाई, गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करती है, तो उससे भी तो पैसा उधार करती है। तो सरकार बहुत सारा पैसा कलेक्ट, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं दोस्तों आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, प्राप्ति। सिंपल समझो, सरकार को पूरे साल में काम करना है तो उसके लिए उसको पैसा तो चाहिएगा। वो टोटल पैसा जो सरकार के पास जाता है उसको बोलते हैं रिसिप्ट, दैट इज प्राप्ति। प्राप्ति 2 तरीकों की होती है। पहला होता है आपका बोरोइंग, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, सरकार की जो इनकम है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से आती है। ठीक है, अब सरकार का कुछ प्राप्ति है और कुछ क्या है सरकार का दोस्तों, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट है, कुछ एक्सपेंडिचर है। तो अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट, घाटा। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है एफडी कब होगा, जब आपका एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू द टोटल रिसिप्ट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट जो है वो ऑलमोस्ट सभी कंट्री में होता है। ऐसा कोई भी डेवलपिंग कंट्री मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसका फिस्कल, देखो आप डेवलपिंग हो, आप विकासशील देश हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास खर्चा करने का वो नहीं है। आप विकासशील हो तो आप बहुत खर्चा कर सकते हो ना, इनकम तो आपकी लिमिटेड होगी, तो आप खर्चा तो कितना भी कर सकते हो ना। तो अगर किसी भी विकासशील देश का, डेवलपिंग कंट्री का फिस्कल डेफिसिट नहीं होता तो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इज नेगेटिव टर्म बट स्टिल एक
हेल्दी लेवल का फिस्कल डेफिसिट जो है हम वो रख सकते हैं, उसको बोलते हैं हेल्दी रेंज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। मेरे हिसाब से आपने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा है दोस्तों तो पढ़ो, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स को पढ़ो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार भी है। मुझे बड़ा मज़ा आता है फिस्कल इस इकोनॉमिक्स के टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं आपका दोस्तों फिस्कल डेफिसिट के बारे में। तो एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अगर ये बचता है तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। गलत नहीं है, एक हेल्दी रेंज फिस्कल डेफिसिट हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट मतलब जो कमी पड़ती है, जो एक्स्ट्रा खर्चा आपने किया है और वो खर्चे के लिए आप बोरोइंग करनी पड़ती है, ऑब्वियस बात है, आपकी रिसिप्ट तो इनकम तो है नहीं इतनी, तो आप जो फिस्कल डेफिसिट होता है इसके लिए आप फर्दर क्या करते हो, बोरोइंग करते हो, उधार मांगते हो। तो अल्टीमेटली मैं ये बात भी बोल सकता हूँ, फिस्कल डेफिसिट ये शो करता है कि आप कितनी बोरोइंग करने वाले हैं। तो इसको बोरोइंग जितना आप करते हो फिर उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेट, दोनों अलग अलग टर्म होती है, ठीक है। अब इसके संबंध में कुछ पूछा गया है, चलो मैं आपसे बात कर लेता हूं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जितना मैंने अभी बताया ना उसके बिहाफ पे आप इसको जवाब दे सकते हो। क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज अ यूनिवर्सली रिगार्डेड एज अ नेगेटिव इवेंट एंड अलाउज द बैड फॉर द इकोनॉमी। हाँ, नेगेटिव इवेंट तो है बट ऑलवेज नॉट बैड फॉर इकोनॉमी यार। डेवलपिंग कंट्री के लिए फिस्कल डेफिसिट होता है, दैट्स गुड, दैट मीन्स दे आर ग्रोइंग, दे आर डूइंग मोर, दे आर लाइक एंडेवरिंग टू डेवलप देयर इकोनॉमी, दे आर डूइंग मच मोर, ठीक है, वो ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज गुड पार्ट, वो अच्छा पार्ट है। इट इज़ द टोटल डेट एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर ऑफ द डेफिसिट स्पेंडिंग, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? इट इज द टोटल डेट एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर ऑफ द डेफिसिट स्पेंडिंग। आप दोनों स्टेटमेंट के बारे में मुझे बता सकते हो सही है कि नहीं है। आई होप आपने अपना स्टेटमेंट चूज कर लिया होगा। तो इसमें ना तो पहला सही है ना दूसरा, क्योंकि डेप्ट जो होता है, डेट अलग चीज़ होती है और डेट फिस्कल डेफिसिट अलग चीज़ होती है, ठीक है। चलिए अभी इसको मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया अभी जो सेंटर का फिस्कल डेफिसिट है वो ऑलरेडी अपने जो इस साल का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 उसके लिए ऑलरेडी जो हमने लिमिट सेट की थी ना उसका 83.2% हो चुका है। अभी सोचो क्या टाइम, क्या हम चल रहा, अगस्त चल रहा है, ठीक है। बजट कब आया था? फरवरी में बजट आया था। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ था हमारा? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था हमारा कहाँ पर, कब तक? अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को। अप्रैल में आपका अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, 4 महीनों में हमारा फिस्कल डेफिसिट 83% जो है वो हो चुका है। मतलब बचे हुए जो आपके 8 महीने हैं उसमें सोचो क्या हाल होगा, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना। तो गलत नहीं है यार, कोरोना महामारी थी तो फिस्कल डेफिसिट ऐसा कोई कसम नहीं खा रखी हमने, है ना। सो फिस्कल डेफिसिट इज द शॉर्टफॉल ऑफ द गवर्नमेंट इनकम कंपेयर्ड विद द स्पेंडिंग। सिंपल, मैंने आपको बात बताई थी, ये फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इट इज़ द टोटल डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल टैक्सेस, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। ये होता है पूरा जो मैंने आपको समझा दिया। ये जो है फिस्कल डेफिसिट अलग टर्म होती है, फिस्कल डेट अलग चीज होती है। फिस्कल डेट जो है इट इज द टोटल डेट एक्यूमुलेटेड ओवर द पीरियड ऑफ द डेफिसिट स्पेंडिंग। बट डेफिसिट स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए आप जितना पैसा दे देते हो ना उसको हम फिस्कल डेटर बोल देते हैं, ठीक है। आगे, अ फिस्कल डेफिसिट इज नॉट यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द नेगेटिव इवेंट। हम इसको हर जगह नेगेटिव नहीं बोलते हैं। इन केस ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी इट्स गुड। फिस्कल डेफिसिट नेगेटिव कब होता है दोस्तों? जब आपको उसको फाइनेंस करने के लिए आपके पास रिसोर्स ना हो, दैट इज नेगेटिव। और आप बहुत अनहेल्दी रेंज में चले जाओ। अगर मैं फिस्कल डेफिसिट कर दूं 12%, 15% ऑफ द जीडीपी, दैट इज रॉन्ग। तुम्हारी भाई इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है एंड यू आर जनरेटिंग लाइक दिस मच अमाउंट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, दैट्स रॉन्ग। बट ए हेल्दी अमाउंट ऑफ द हेल्दी रेंज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट कैन बी परमिसिबल, है ना। अ हाई फिस्कल डेफिसिट कैन ऑल्सो बी गुड फॉर द इकोनॉमी इफ द मनी स्पेंट गोज इनटू द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्टिव असेट्स। देखो आपने अगर जो पैसा खर्च किया है, मैंने बताया ना डेवलपिंग जो नेशन होता है उसमें इंडिया ऑलवेज स्कोप है। भारत अपने हाईवे बना सकता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकता है, पावर फैसिलिटी दे सकता है लोगों को, गरीबी दूर कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इंडिया के पास तो स्कोप है, तो इंडिया तो कितना भी खर्चा कर सकता है ना। तो अगर आपने अच्छी चीज़ों पे खर्चा किया है और उससे फिस्कल डेफिसिट हो भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो आप स्पेंड कर सकते हो अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, अपने यहाँ पे जॉब क्रिएशन करने के लिए। अगर आपने खर्चा किया दैट इज गुड, उसका कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर आपने कैपेसिटी बिल्ड की है तो अल्टीमेटली वो आपको रिटर्न देगा, सो दैट्स गुड। उस फिस्कल डेफिसिट को हम बुरा नहीं बोलेंगे। Deficit spending and the debt incurred to sustain the spending can help the countries to climb the economic recession. मैंने बता दिया आपको ये बात भी।
अगली बात करते हैं दोस्तों, बाबा कल्याणी कमेटी। कह रहा दोस्तों बाबा कल्याणी कमेटी किससे संबंधित है? ठीक है, बाबा कल्याणी जी आप देख रहे हो बीच में तो बाबा कल्याणी कमेटी किससे संबंधित है आपको ही बताना। तो ये ऑलरेडी मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा। बाबा कल्याणी कमेटी इज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग्स। किससे संबंधित है? पहला, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिव्यू, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी। आपको बताना है मुझे, तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होते हैं ना, उनसे ये संबंधित है। मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं। व्हाट आर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आज इनको हम बोलते हैं सेज। इससे जस्ट पहले इनको बोला जाता था आपका स्पेशल, ठीक है, आपका इनको बोला जाता था आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। ठीक है, इनको ये बोला ईपीजेड बोला जाता था। भारत के अंदर में एशिया का पहला ईपीजेड लगा था आपका कांडला, गुजरात के अंदर। ठीक है, पर्पस क्या होता है दोस्तों? देखो सरकार क्या करती है दोस्तों, हमारी कंट्री में इंपोर्ट भी होता है और हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करता है तो ये करेंसी, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम पैसा किस में लेते हैं? डॉलर के अंदर। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम भी पैसा किस में देना पड़ता है? डॉलर में। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंट्री से क्रूड ऑयल मंगवा रहे हो, आप तेल मंगवा रहे हो। ठीक है, तेल हम बहुत मंगवाते हैं, उसके बाद गोल्ड हम ये भी बहुत मंगवाते हैं। ठीक है, ये दोनों मेन रीज़न होते हैं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के। सो ये हम इतना ज़्यादा मंगवाते हैं तो उसके लिए हमें डॉलर ही देना पड़ता है। अब हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, एक्सपोर्ट बहुत कम होता है हमारा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका तो 400 बिलियन डॉलर का अगर हमारा क्या है दोस्तों इंपोर्ट है ना, तो यहाँ पर ये सिर्फ 100 बिलियन डॉलर का होता है। तो जो गैप आ गया वो कितना आ गया दोस्तों? 300 बिलियन डॉलर का। अब ये 300 बिलियन डॉलर कहाँ से आते हैं? अभी तो आ जाते हैं हमारे पास, एफडीआई से आ जाते हैं, एफपीआई से आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉरेन रेमिटेंस है, वहाँ से आ जाता है, तो आ तो जाते हैं। बट स्टिल हम क्या चाहते हैं दोस्तों कि जितना हमारा इंपोर्ट से हम डॉलर जा रहा है ना, उतना हम एक्सपोर्ट से कमाएं भी। हम चाहते हैं कि जो 400 बिलियन डॉलर हमने इंपोर्ट के लिए दिया है, जो हमारी इंपोर्ट लाइबिलिटी है ना, जो हमने आयात करने में जितना हमें देना हम चाहते हैं, उतना हम निर्यात करते समय कमाएं भी। अब ये कैसे होगा दोस्तों? जब हम अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे, जब हम एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। तो यही हमने किया यहाँ पर। कैसे किया सर? हमने सोचा कि एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा दोस्तों? जब हम भारत को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। भारत की चीज़ें महंगी होती है, चाइना देखो कितने सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बना रहा है, और इसीलिए चाइना की इकॉनमी ग्रो भी कर रही है ना भाई। मार्केट में जब आप कॉम्पिटिटिव रहोगे तो ही होगा ना। दूसरी बात, भारत के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। अब एकदम से एक मैं चुटकी बना के, मेरे पास वो बाबा की छड़ी तो नहीं है कि मैं घुमाऊं एक बार से और पूरे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ एनक्लेव बना सकते हैं। हम एक स्पेशल एरिया बना दिया मैंने भाई, इस एरिया में मैंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, प्लस मैं आपको गवर्नमेंट का जीरो इंटरफेरेंस दूंगा। यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्कुल जीरो इंटरफेयर करेगी, इंटरफेरेंस जीरो है गवर्नमेंट का। साथ ही साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी दूंगा मैं। ठीक है, कहने का मतलब ये, जितना भी आप बाहर देश में एक्सपोर्ट करोगे ना, आपसे एक पैसा सरकार टैक्स में नहीं लेगी, आपको एनकरेज करेगी क्या करने के लिए? जस्ट आप एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट जितना कर सकते हो करो। आप एक्सपोर्ट करोगे, आप डॉलर कमाओगे, डॉलर लाके सरकार को दो। सरकार ने बोला है कि कुछ टाइम में आपको नेट फॉरेन एक्सचेंज कंपनी हमें बन के दिखाना है। अगर आप ऐसा करके दिखा देते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से, तो हम आपको टैक्स फ्री रखेंगे। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में कोई भी सामान बेचते हो, आप पे पूरे टैक्स लगेंगे। सरकार बोल रही है आपको कंप्लायंस में भी छूट देते हैं हम। ना इनकम टैक्स वाला इंस्पेक्टर जाएगा रेड मारने, ना एक्साइज इंस्पेक्टर वाला जाएगा आपको रेड मारने। आप बिल्कुल फ्री हो, करो काम जैसे करना है। बट एक काम है आपका कि डॉलर कमा के दो, ताकि भारत सरकार अपनी इंपोर्ट लायबिलिटी को सेटल कर सके। इस पर्पज से हमने सेज बनाए थे। अब सेज जो है वो, उसके ऊपर पॉलिसी भी आई थी इन 2005 के अंदर में। बट अगर मैं बात करूँ, सेज भी अभी उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट है। दे दो, हर चीज़ में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है ऑलवेज। तो हम चाहते हैं कि वो इम्प्रूव हो, तो इसलिए हमने कमेटी सेटअप की है, दैट इज़ द बाबा कल्याणी कमेटी। सो उसी के बारे में यहाँ पर आपका बात हुई है। ठीक है, डन। चलिए, बाबा कल्याणी कमेटी। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है, गोल में जाके यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। कोड याद रखना दोस्तों, सुमित10 कोड। दिस इज द कोड यू हैव टू यूज़। आपको कोड क्या यूज़ करना है? जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित10। सुमित10 कोड यूज़ करेंगे, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। चलिए, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास दोस्तों। मिलते हैं 8 बजे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज। 8 बजे मिलते हैं करंट अफेयर के बढ़िया सेशन के साथ। टेक केयर।